अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हो गई और आपको मालूम है अल-कादिर ट्रस्ट केस में, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और इसके साथ जुर्माना भी है, और अगर जुर्माना नहीं भरा जाता तो इस सज़ा में इजाफा भी हो सकता है। और ये अब मामला यकीनन हाई कोर्ट में जाएंगे। पीटीआई ने कह दिया है कि जनाब हम अपील दायर करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या यह सज़ा बरकरार रह पाएगी, क्योंकि इस पर बहुत सी डिबेट हो रही है, खासतौर पर कैबिनेट के हवाले से कि कैबिनेट के जो डिसीजन है, एक एक्ट पास हो गया था कि वो नायब अदालत में या कहीं पे भी चैलेंज नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं चैलेंज हो सकते। इस पर भी बात करेंगे। और अब देखना यह है कि आज बैरिस्टर अली गौहर साहब जो चेयरमैन हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा तो है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाए, लेकिन 7 दिन की शर्त है कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से बनाना लाजमी है, वरना मुज़ाकरात शायद आगे चल ना सकें। और यकीनन जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है अब वो रिटर्न दे चुके हुए हैं, उसमें तमाम सियासी कैदियों की रिहाई भी डिमांड की गई है। इस पर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, दिलचस्प बैठक हुई आज एक इस्लामाबाद में। आपको मालूम है कि एक नई पार्टी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। आज उनके घर पर ऑपोजिशन के लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें पीटीआई के भी थे और महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे उसमें। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो है आइन की बालादस्ती, और इस पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इससे पहले आपको मालूम है कि एक आइन के तहफ़्फ़ुज़ आइन फोरम भी बना हुआ है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत एक्टिव थे। लेकिन आज की ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जा रही है, क्योंकि आज ही ये फैसला आया बानी चेयरमैन पीटीआई का, और उसके बाद ये एक बड़ी बैठक हुई। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, सीनियर रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी और तर्जुमान भी हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है हसन राजा पाशा साहब ने, माहिर कानून है। पाशा साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सॉरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में प्रोड्यूसर साहब, अगर आप हमें बैरिस्टर अली गौहर साहब की गुफ्तगू सुना दें तो मेहरबानी। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। जज साहब के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं हो कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। जी, बैरिस्टर अली गौहर खान साहब ने बता दिया कि चैलेंज भी करेंगे आज की सज़ा को, और फिर मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि 7 दिन में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब शेख वकास अकरम साहब का कहना था कि आज की सज़ा के बाद बेमानी हो गए हैं मुज़ाकरात, तो इनको जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर बराए कानून, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लें। आज जो फैसला सुनाया गया है, ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कई पेशियां दी। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। अपील होने की सूरत में ये मेरी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ख्वाहिश है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए कि मुकदमे दायर हों तो वो अपने नंबर के ऊपर टेकअप किए जाएं, उनको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए। जी, मेरिट पर मुकदमे होने चाहिए और अपील भी हो सकती है। एक रास्ता मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस फैसले को चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप सबकी इजाज़त से मैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई शॉक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जब हमारे यहाँ पे हमेशा वो जो होता है ना रिजल्ट्स या पेपर लीक होता है,
अब तो जजमेंट्स भी लीक हो रही हैं। 2-2 3-3 दिन पहले लोग आके कह रहे होते हैं टेलीविज़न पे कि जी 14 साल की कैद होगी और बुशरा बीबी को भी होगी और ये सारी होंगी। तो जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाए तो फिर आपके दिमाग में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि ये जजमेंट क्या जज ले रहा है या कोई और ले रहा है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्ची जाती है और वो पढ़ा जाता है। नंबर 2, अब उसको आगे चले जाते हैं। बस अजीब सी बात नहीं है कि जो लोग मेरिट पे नहीं आए वो कह रहे हैं कि फैसले मेरिट पे, मतलब आगे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिहाज से मेरिट पे होने चाहिए। मतलब अजीब सी बात लगती है। अब आ जाते हैं फैसले के ऊपर। देखिए, इस फैसले के अंदर 1-2 चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे बड़ा प्रेशर भी हुआ था। जो इमरान खान साहब जो अपने लोगों को जो बुलाना चाहते थे एज अ विटनेस, प्रॉब्ली उनके ऊपर प्रेशर था, दे डिड नॉट टर्न अप। फिर उसके बाद जिस लिहाज से ये केस था, वही जैसे आपने कहा था कि ये मेरे ख्याल में ये जो नैब के जो तरामीम वाले वो हैं, उसमें सेक्शन 5 या उसके अंदर ही आता है या 9 इसके अंदर आता है कि जो कैबिनेट के डिसीजंस है दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। उस पर आप नैब उसको कुछ नहीं कर सकती। तो जब इस किस्म की चीज़ है तो ये तो उस पर भी हो सकता है। नंबर 2, जज साहब ने एक कारनामा किया था 2004 में। जज साहब ने एक केस है, वो कोई खैरी साहब थे, उनको बगैर प्रेजेंट के उन्होंने उनको रिमांड भी दे दिया था, और इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर एंड ऑफ 2004 में। फिर ये आ जाता है मेरे ख्याल में 2005 PLD 2005 पेज 83-84 पे है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जज साहब के बारे में। कौन से जज साहब? ये जिन्होंने आज फैसला सुना है। फैसल साहब, क्या नाम है इनका? तो ये आपको 2004 का वाकया, सुन ले। अच्छा, ये क्रेडिट जाता है मतीउल्लाह जान साहब को। उन्होंने इसके ऊपर एक अपना वो किया। डिसीजंस बहुत पहले के पड़े हुए। सुन, मैं देखिए ना, हो सकता है बाद में नजरअंदाज हो जाए हर एक से नजर, लेकिन वो लेकर आए कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है कि इनके अंदर टेंडेंसीज है ऑफ डूइंग रॉन्ग डिसीजंस, सो ही शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ, अब ये कर लेना, ये इंटरनल बात है, मुझे किसी तरीके से पता चला है। वो ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले, मतलब ये रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस जो मियां गुल हसन साहब हैं उनके और चीफ जस्टिस साहब जो आमिर फारूक साहब थे, उनके दरमियान में इन्हीं जज की बेसिस पे एक वो क्या हुई थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुआ था और वो खफा हो गए थे, कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। फिर एक थर्ड पार्टी आई थी, उन्होंने कहा था और ये डिसाइड हुआ था कि इन बंदे को जो कि कितने अरसे से डेपुटेशन पे यहाँ पे इनको वापस भेजा जाए पंजाब से, ये पंजाब से आए थे, उनको वापस भेजा जाए। चलें, अब तो उन्होंने फैसला दे दिया। अब सवाल देखिए, नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जज के अंदर, तो उस फैसले के बाद पता नहीं कितने फैसले दिए। मेरे ख्याल में वो सारे फैसलों को गलत करना आपको करना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक आदमी, फर्ज करे एक आदमी है, कल को मैं पागल होता हूँ, मैं लोगों को ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन देता हूँ, कुछ करता हूँ, तो आप उनको जाके सबको देखोगे कि यार इस बंदे ने क्या क्या ट्रीटमेंट दी हुई है। यू हैव टू प्रॉब्लम, जिन्हें गाड़ियों को या चीजों को रिकॉल करते हैं कि यार ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो ये मैं फॉल्ट आ गया था इसलिए सब वापस कर देंगे। तो ये इन चीज को हमें देखना पड़ेगा, एक चीज। नंबर 2, जो आपने बात की कि कैबिनेट वाली, वो दूसरी बात है। ये तो तीसरी बात ये कि अगर ये फर्ज करे फॉर वट एवर रीजन हम ये भी बिलीव कर लेते कि ये था एक कैबिनेट के अंदर गलती हुई थी, इसमें बुशरा बीबी कहां से आ गई? वो कैबिनेट का हिस्सा थी, वो ट्रस्ट। वो देखिए, मेरी बात सुने ना, आप ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं, आप ट्रस्टीज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो फिर करप्शन का अलग कोई नाम अल-कादिर ट्रस्ट केस है। देखिए, कैबिनेट का नहीं है, वो तो एक उसका पार्ट है। नहीं, देखिए ना, आप ये बेसिकली जो इसमें वो ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट ने उसको इधर डाल दिया, गवर्नमेंट ने उसको उधर डाल दिया। इधर नहीं डाल सकते ना, वो जो बकायदा जो एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो क्लोजिंग प्रेस रिलीज की लाइन है उसमें कहा था स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये पैसा जा रहा है। सर जी, दीज आर ये जो अकाउंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, ये भी स्टेट के ही होते हैं, ये भी उनके वो क्या कहते हैं उसे कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं। तो ये जो जब ये उन्हीं के ही होते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट जब कहती है कि आप इतने चालान जमा करो, वो कर दो, वो सुप्रीम कोर्ट घर लेकर नहीं जाती, वो स्टेट होती है, दे आर कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें, हाँ, ये फंड्स होते हैं तो ये उधर ही जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जब जमा हुए तो वो अगेंस्ट द फाइन लेकिन हुए हैं, जो कि सिंध में जो it was not adjusted. The whole money has been taken by province, State Bank? By the State Bank? सुन ले, सिंध प्रोविंस एंड फेडरल गवर्नमेंट इन दोनों ने ये क्लेम कर लिए हैं। सही। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, आप बैरिस्टर भी हैं, मैं आपकी इजाजत से मिर्जा साहब मैं जाना चाह रहा हूं। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, आप फैसला तो आ गया सामने और ज्यादातर कह रहे हैं कि मतवक्के भी था, और फिर एक ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि जनाब फैसला पब्लिक कैसे हो गया। ज्यादातर लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग हंच, इतना मतलब स्ट्रांगली कन्विंस थे कि ये फैसला होगा, इतना अरसा सजा होगी, और दोनों को के हवाले से बता दिया गया था। इस पर भी जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि क्योंकि आप भी अब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, इत्तलात के, कैबिनेट की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देन व्हाई ओनली प्राइम मिनिस्टर इन दिस पर्टिकुलर केस? और दूसरा, इसमें कुछ एब्सकॉन्डर भी हैं इस केस के हवाले से, जिस तरह बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, फिर वो जो फराह गोगी साहिबा हैं, तो उनको भी अब परसू किया जाएगा। थैंक यू जी ज़मीर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा ज़मीर साहब, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा आई वांट टू मेक इट क्लियर कि देखें, आपको बहुत चीज़ें जो होती हैं लीगली, क्योंकि जब आप पूरा ट्रायल देख रहे होते हो, उसमें जर्नलिस्ट होते हैं, उसमें और लोग होते हैं, जब वो पूरा ट्रायल का प्रोसेस गुजर रहा होता है तो आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाती हैं पहले ही कि वो क्या आना है। और इस केस में जिसमें अकाउंट से पैसे आए और बुशरा बीबी से लेकर इमरान खान साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट रही, क्या रहा, थिंग्स वर राइट देयर इन फ्रंट। हम ये तो शायद स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि सज़ा 8 साल होगी, 5 साल होगी या 10 साल होगी, लेकिन ये जो सुनने वाले थे या जो ट्रायल को पढ़ रहे थे और बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उनको ये पता था कि आपने अभी एक जेब चेक की है और वो जेब चेक किया और आप चौधरी करते पकड़े गए हो। तो ये राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब जी सही। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, अब एक पॉइंट और है, वो जरा क्विकली इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें ताकि मैं अपने अगले गेस्ट की तरफ चलूं। कि वो कहते हैं कि जनाब एक ऑर्डिनेंस या एक एक्ट आ गया था नैब तरमीमी एक्ट में कि जी कैबिनेट के डिसीजंस चैलेंज नहीं होंगे, और ये इट वाज अपहेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट भी कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो पीटीआई इस पर बहुत वो बैंक कर रही है कि जब ये अपील लेकर जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखिए, इट वाज नॉट अ डिसीजन ऑफ अ कैबिनेट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपने जिस तरह बुशरा बीबी और इमरान खान ने उन लोगों को लूवर इन किया, झूठ बोला, अपने मफाद, अपने ज़ाती मफाद को हमेशा इम्पॉर्टेंस दी, अपने ज़ाती मफाद को आगे रखा। ये केस जो है इसमें आपको जब अगर आप डिटेल ऑर्डर पढ़ते हैं तो आपको जो अभी आया है कि उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह 2 नंबरियाँ की गई, किस तरह झूठ बोला गया, किस तरह आपके सामने जो गवाहान थे जिन्होंने पेपर प्रिंटिंग से लेकर सारा प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, कि यहाँ तो अभी तो एक जेब की तलाशी ली थी तो उससे ये इतना निकल आया है। अभी तो आप इनकी जो चीज़ उठाएंगे तो इनका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एंड यूल सी कि किस तरह मल्टीपल और ऐसी चीज़ें हैं अभी इनकी जो सामने आएंगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हर किसी के ऊपर चोर का, कभी किसी को चोर का, कभी किसी को डाकू का, कभी किसी को कातिल का, कभी किसी को क्या का। इस सियासत में ये गंद जो है दोबारा इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया, और आज जब ये पकड़े गए हैं तो फिर ये ऐसी बातें करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, मुझे ये बताएं कि ये नैब को कहा जाता था, सारी सियासी पार्टीज ने ये कहा कि ये एक टूल है आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, सब ने बोला और सब इससे जो है वो डसे भी गए। और अब देखा है कि मतलब बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऊपर भी आज फैसला आ गया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे याद है शाहिद खान अब्बासी साहब कहते थे कि अगर कोई सबसे बड़ा इल है इस वक्त पाकिस्तान में तो वो नैब है, नैब ख़त्म कर दें तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। उनकी ये एक स्टेटेड पोजीशन है, वो रिपीटेडली ये कह चुके हैं, और उनका ये ख्याल है कि नैब जिस तरीके से पॉलिटिकली केसेस करता है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अगर ना हो तो शायद पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आपको मालूम है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डिसीजंस नहीं लेते, इस वजह से कि जहाँ भी कुछ साइजेबल अमाउंट इन्वॉल्व होती है
तो वो डिसीजंस डिले करते हैं, उन्हें डेलीगेट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान होता है। और उसकी वजह यही है कि लोगों का एतमाद नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि वो सच्चे हैं या झूठ, और अगर उन्होंने वो किसी फॉल्ट पे नहीं है तो इसके बावजूद उनके ऊपर केसेस बन सकते हैं और वो साल हर साल वहाँ पे पेशियाँ भुगतेंगे। बिल्कुल सही। हसन रजा पाशा साहब, एक तो ये बता दें कि सर ये कितना सख्त किस्म का ये फैसला है, और क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको अपील रह सकेगा या ये इसमें ख़त्म हो जाएगा ये फैसला? आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने डिस्कस हुई हैं इसके तनाजुर में? देखें, ये तो मैं नहीं कह सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील्ड होगा या इसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, चूँकि ज़मीर हैदर साहब, हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं और हर केस में इतने लूप होल्स रह जाते हैं। अगर सच्चा वकूआ भी हो, मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस पे एक बंदा 2 बंदों को फायर करके मार देता है और गवाह देख रहे हैं, उसके बावजूद कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जिसका फायदा अल्टीमेटली मुल्ज़म को आगे जाके मिल जाता है। आप देखें कि साइफर का केस था या तोशा खाना का केस था, उसमें प्रोसिक्यूशन ने ऐसे लैप्सेस छोड़ दिए जिसका बेनिफिट इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को मिला, और उसी वक्त हमने ये कहा था कि डिफेंस एविडेंस का मौका नहीं दिया आपने तो ये तो पहली पेशी पे खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। अभी आप इस केस तो आज के फैसले में कोई लूप होल्स नजर आते हैं पाशा साहब आपको? जी, एक चीज जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, मैंने इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन एक बंद लिफाफे की बात कैबिनेट में भी हुई, और जो गवाहान कैबिनेट के मेंबर्स थे उस वक्त, जिनमें खटक साहब और जुबैदा जलाल साहबा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, उन्होंने बंद लिफाफे का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि जी दिखाया नहीं गया, और पास करा के जो है वो अपना असर दिखा के इमरान खान साहब ने तो वो पैसे इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिए। अब वो बंद लिफाफा अभी तक मिस्ट्री है। मेरी इत्तला के मुताबिक इस ट्रायल में भी उसको नहीं खोला गया, और जिस तरह साइफर को न तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फॉरेन ऑफिस से लिया और ना ही प्रोसिक्यूशन ने आगे कोर्ट में पेश किया, और उसका बेनिफिट इमरान खान साहब को मिला, हालांकि वो सबसे ज्यादा मजबूत केस था, लेकिन साइफर जो मेन मुद्दा था वो सामने ही नहीं आया। अब रह जाती है वो बंद लिफाफा, ना वो बंद लिफाफा खुला, ना उसमें जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आई कि कौन सी चीज है। अब ये एक ऐसा लैप्स है जिसको प्रोसिक्यूशन किस तरीके से कैटर करेगी एपेलेट स्टेज पे, ये एक, क्योंकि अभी तक मिस्ट्री है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि एनसीए ने आखिर कौन सा ऐसा लेटर इस लिफाफे में भेजा था कि जो कि किसी को दिखाए बगैर इतनी हैवी अमाउंट मुल्की खजाने के बजाय उधर भेज दी गई। फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइज होता है कि अगर ये 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान ट्रांजैक्शन थी तो फिर कैबिनेट बीच में क्यों आई? कैबिनेट को फिर बीच में नहीं आना चाहिए था, मीनिंग देयर बाय कि कोई ऐसा एलिमेंट था कि कैबिनेट की मंजूरी जरूरी थी, तो इसलिए उसकी मंजूरी चाहे वो बंद लिफाफे में दी गई या लिफाफा खोल के कराई गई, ये मंजूरी कैबिनेट से लेके तो पैसा उधर शिफ्ट किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उस प्राइवेट इंडिविजुअल की पैसे नहीं थे जो कि उसको दिए गए, क्योंकि इन रिबटल जो चीज कनेक्ट कर रही है वो 2 प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल सही, लेकिन कैबिनेट का फैसला नैब में चैलेंज नहीं हो सकता या उसके ऊपर कोई उस पर सजा नहीं दी जा सकती। ये भी अपील किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया। क्विकली जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि कैबिनेट का फैसला उसको पार्लिमान का हिस्सा तस्वर किया जाता है, और ये नैब नहीं, ये कानून में है कि कैबिनेट का जो पार्लिमान जो है उसका जो कोई डिसीजन है या उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अपील में ये एडवांटेज मिल सकता है पीटीआई को, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। हसन पाशा साहब वापस आते हैं आपके पास। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन मामला अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आ गया, उस पर भी बहस हो रही। डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि नेशनल क्राइम एजेंसी की जिस दिन ये डिसीजन आया और उसके बाद उन्होंने जो उस पर लास्ट जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें लास्ट जो लाइन लिखी थी कि दीज प्रोसीड्स शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हसन रजा पाशा साहब कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का फाइन सेटल किया गया उस पैसे से। ठीक है, फर्ज करें अब सेंटेंस कर, और दूसरी एक चीज सेंटेंस कर ले, बाकी कैबिनेट मेंबर्स का कॉन्शियस कहां था कि दे सेड कि उन्होंने आंखें बंद करके बैठ गए। ठीक है, एक मिनट है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, लेट्स इसको थोड़ा सा डायसेक्ट कर लेते हैं। These proceeds should only go to the state accounts, right? ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स हैं, मैंने आपको फिर बताया, ये कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, ये स्टेट अकाउंट्स होते हैं। स्टेट अकाउंट हो गए। अच्छा, उसमें ये नहीं, क्या उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये फाइन, जो फाइन देना है वो स्टेट को देना है, एग्रीड? जो फाइन देना है वो स्टेट को देना है, एग्रीड? ठीक है। सबसे पहले तो इट वाज नेवर सेटल्ड अगेंस्ट दैट थिंग, वो आज भी स्टैंड्स ओवर देयर, 780 या जो भी बिलियन है वो आज भी उसी तरह ही है। It was not settled. Number two, this money has been claimed half by the Sindh government and half by the federal government. Agreed? ठीक है। अच्छा, जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और ये याद रखें, मैं दोबारा कह रहा हूं, इसके अंदर किसी भी लेवल पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुआ कि भाई ये क्राइम हुआ है, वो प्रोसीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैबिनेट मीटिंग बहुत से कैबिनेट मेंबर्स ने मतलब दे पॉइंटेड फिंगर्स एट बैरिस्टर शहजाद अकबर के ही हैज मेड समथिंग आउट ऑफ इट। आई एम श्योर देखिए, आई एम श्योर सबसे पहली बात मेरी ये है, क्या वो लिफाफा खुल गया या नहीं खुला? अगर वो लिफाफा लेट्स से 2022 तक पीटीआई ने नहीं खोला था, तो क्या इन लोगों ने खोल दिया है? मैं आपको एक बात बताता हूं, इस तरह यह है कि ये सारी वजूहात मैं बताता हूँ क्या हो रही है। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि वो बेसिकली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंडेक्स या दुनिया में डेमोक्रेसी इंडेक्स को देखते हैं, और वो कहते हैं 4 लेवल्स होते हैं, एक फुल डेमोक्रेसी, एक फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक हाइब्रिड रिजीम, और एक जो अथॉरिटेरियन रिजीम। इनके पॉइंट्स होते हैं। जो पाकिस्तान जो है ना 2008 से पहले, 2000 से लेके उससे पहले तक तो वो उसमें चला गया था ना, ये अथॉरिटेरियन में चला गया था। 2008 से लेके 2022 तक पाकिस्तान वाज इन हाइब्रिड रिजीम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनके पॉइंट्स जो थे ना वो तकरीबन 4 और 4.5 के दरमियान में थे। रिसेंटली दे हैव सेड दे पाकिस्तान हैज ड्रॉप डाउन 11 पॉइंट्स, 0.88 के लिहाज से इन्होंने पॉइंट किया, 11 पोजीशंस करके इट हैज गॉन इनटू अथॉरिटेरियन रिजीम नाउ। वजह क्या है? वजह एग्जैक्टली जो सब कुछ हो रहा है, जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ऐसे जजेस, मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है, उसके मुताबिक फैसले आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कानून आपका आइन के फॉलो नहीं हो रहा, कानून केड़ी कानून की बात कर रहे हैं? आगे चल के बात तो यही सारी चीजें ना, देखिए यही सारी चीजें हैं कि उन लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अथॉरिटेरियन रिजीम है, और उसकी एक वजह यह है कि जब पाकिस्तान के जो बड़े हैं वो डिग्गियों में छुप के जा रहे होते हैं, तो फिर अथॉरिटेरियन ही फिर 2018 से या 2011 से लेकर कोई डिग्गी में नहीं गया, कोई डिग्गी में नहीं गया सर। वैसे मैं एक बात बताऊंगा, 14 का जो एक बात बताऊंगा, इधर जो धरना हो रहा था उस दौरान छुप के जाके मिले हैं। एक बार नहीं, सामने गए थे। अच्छा, मैं आपको सामने गए थे, मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, मैं जरा आगे सर, फिर वापस आता हूं सर, वापस आएंगे सर आपके पास फिर, क्योंकि मैंने उस पर कमेंट करना, ये जो कहते हैं ना कि ये खानदान बड़े अमीर थे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके अमारत कहां से स्टार्ट हुई, किस तरीके से 1980s में जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को कैसे इन लोगों ने जो फाइनेंस एक्सटेंड किया और सारी क्रेडिट एक्सटेंड किए, और करते करते जब प्राइम मिनिस्टर बने किया, और एंड में कितने बैंकों के इन्होंने कितने पैसे देने थे जो शायद आज तक नहीं दिए। ठीक है, बिल्कुल। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, आजम नजीर ताड़ साहब ने कहा कि आप अपील अगर करती है पीटीआई तो उसको मेरिट पे देखना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं लगना चाहिए। तो क्या इससे कोई हम समझें कि गवर्नमेंट को कोई खौफ है? और दूसरा, आप भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हुकूमत के, तो आपको क्या लगता है कि जो भी कैबिनेट का ऐसा डिसीजन हो जो बंद लिफाफे में हो, जिसका कोई नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक ना हो, आपके न्यूक्लियर प्लान से ताल्लुक ना हो, तो वो क्या बंद ही रहना चाहिए? और अगर एक किसी मुल्क की एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी, लिख के कहती है कि कॉन्फिडेंशियल, नॉट टू बी ओपन, सो कैन द कैबिनेट टेक डिसीजन ऑन दैट क्लोज्ड एनवेलप?
देखें, जहाँ तक बात है इसमें किस में नेशनल सिक्योरिटी है, किस में क्या है, आपने इनकी घड़ी की देखी तो तोशा खाना में इन्होंने पैसे खाए हुए थे। मक्का वाली, मदीने वाली तस्वीर, हरम की तस्वीर वाली घड़ी जो एक हर मुसलमान के लिए वॉज मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर, इसको इन्होंने किस तरह भेजा, किस तरह झूठ बोला, किस तरह उसके साथ किया। इनकी, मैंने जैसा कहा ना, इनकी जो चीज़ पकड़ेंगे आपको इनकी चोरी नजर आएगी। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, कैबिनेट में आप भी मेंबर रहे हैं फिर? जी जी। ये ऐसा होता है? मैं एक्चुअली उस दिन कमरे में मौजूद था जब ये डिस्कशन हुई थी और इस हद तक तो मैं आपको कह सकता हूँ कि लिफाफा तो नहीं खुला था और डिसेंट भी थी, लेकिन उसको डिसेंट कितने परसेंट थी? परसेंट मतलब पता ना, लेकिन चंद एक आपने नाम भी लिए, कुछ हमारे शीरी मजारी साहिबा ने भी शायद उस पे, जी वो मेरा ख्याल है वो भी थी, वह फैसल भी थे, मेरा ख्याल है कि फवाद ने भी बात की थी इस पे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लेकिन वो बस हश हश तो था। प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं देखा यहाँ, वो मतलब सील एनवेलप पे ही कैबिनेट में तो उन्होंने भी नहीं देखा, हो सकता है उससे पहले देखा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कैबिनेट में वो बंद लिफाफे के तौर पे आया था और बंद लिफाफे के तौर पे ही कैबिनेट से बाहर चला गया था। नहीं डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, लेकिन कॉन्शियस होता है ना, एक कलेक्टिव कॉन्शियस भी होता है। कैबिनेट का डिसीजन जो होता है वो नज़र आता है कि भाई दिस हैज़ टू बी कलेक्टिव डिसीजन। हमारी कैबिनेट्स में प्राइम मिनिस्टर का वर्ड जो होता है ना जी, दैट इज़ कंसिडर्ड एज ए लास्ट वर्ड, और उन्होंने जब ये कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये हमारी बातचीत हो गई है, इस पर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस पर बस कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए और वी शुड गो हेड। तो इसके बावजूद एक दो लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद वो लिफाफा उसी तरह बंद बाहर चला गया। तो रिएक्शन क्या था प्राइम मिनिस्टर का जब 2-3 लोगों ने कहा कि जी नहीं, एटलीस्ट वी शुड नो, बस लिखा तो होगा ना, जो सप्लीमेंट्री एजेंडा आया, ये सप्लीमेंट्री एजेंडे में आया था ना, उसमें लिखा तो हुआ था ना कि जी ये मामला है, ये प्रोसीड्स आए हैं एंड दैट वुड बी गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, बस दैट्स इट। ये भी नहीं लिखा हुआ था? नहीं, ये लिखा हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर का इस पर क्या था डिसेंट के ऊपर, उनका कोई रिएक्शन नहीं था उसके ऊपर, बस उन्होंने कह दिया कि बस हो गया है तो कर दो, बस हो गया तो बस ठीक है, दैट्स इट। वेरी इंटरेस्टिंग। हसन रजा पाशा साहब, क्विक कमेंट ऑन दिस, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूंगा सर। देखिए, ये एक कानून भी है और असूल भी है, और अनीता तुराब केस में ये तय पाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि अगर कोई आपका बॉस, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या आपसे बड़ा कोई आपको इल्लीगल काम करने के लिए कहता है और आपका कॉन्शियस ये कहता है कि मुझसे इल्लीगल काम कराया जा रहा है, तो फिर आप रिफ्यूज़ कर दें, और अगर आप रिफ्यूज़ नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि आप उसके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं, उसके जो भी अच्छे या बुरे काम हैं उसमें आप बराबर के शरीक हैं। लिहाजा ये बड़ा क्लियर चीज़ है कि अगर आपने कंसेंट दी, मजबूरन दी, तो क्वेश्चन दी, या लास्ट वर्ड प्राइम मिनिस्टर का समझते हुए कंसेंट दी, तो फिर ये एक आपका जफर मिर्जा साहब को आप गिल्टी बना रहे हैं आज। नहीं, मतलब he was there as a federal minister। नहीं, देखिए इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, डाइसेंट आया, असद उमर का आया जहां तक मैंने सुना है, और शीरी मजारी साहिबा का आया, उन्होंने डाइसेंट किया, और ये दो लोग जफर मिर्जा साहब से ज्यादा उनके करीबी थे। आप देखें, उन्होंने डाइसेंट किया। फिर फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पे आके कहा जी मैंने डाइसेंट किया, रशीद शेख साहब ने कहा जी मैंने डाइसेंट किया। आज अगर शेख रशीद साहब ने नहीं किया, नहीं, उन्होंने ये बताया कि ये बंद लिफाफा था, ये बताया उन्होंने, सही, ठीक है। अब कहने का मतलब ये एक छोटी सी बात कर रहा हूं, क्या ऐसे वुज़रा जो इस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ हैं, उन्होंने एज डिफेंस विटनेस पेश हो के इस बात की रिबटल के लिए कोई बात की कि ऐसे नहीं था, ऐसे था? उनमें से एक भी पेश नहीं हुआ। काइंडली अप्रिशिएट दिस पॉइंट। जफर मिर्जा साहब, क्विकली एक वन लाइनर दें। डॉक्टर फरोग नसीम साहब का क्या रोल था? वो वजीर कानून थे उस वक्त। मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल याद नहीं है कि उनका कोई एक्सप्लिसिट रोल उसमें नहीं था। ये क्या उन्होंने कोई उसमें कोई इसमें प्रेजेंट किसने किया था? ये बैरिस्टर शहजाद अकबर ने। शहजाद अकबर साहब थे,
और अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे वो भी उनके साथ थे। जाहिर है उन्होंने तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजेंडा, लेकिन शहजाद अकबर साहब इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। सही, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक जो बड़ी बैठक हुई है शुड दैट वरी गवर्नमेंट, शाहिद खाकान अब्बासी के घर पे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पर बड़ी बैठक हुई। उनकी अपनी पार्टी भी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। ऑपोजिशन के लीडर गए हुए थे, असद कैसर साहब, उमर अयूब, महमूद खान से। जफर मिर्ज़ा साहब, क्या ये कोई अलहदा कोई देग पकानी शुरू की है आप लोगों ने? नहीं जी, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 13 अप्रैल को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन लॉन्च हुई थी। और अचकज़ई साहब और उमर अयूब साहब ने इसको अनाउंस किया था और ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। हमने उस वक्त भी इसको इसी तरह देखा था। उसके बाद मुलाकातें होती रहीं अचकज़ई साहब के साथ भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, और इस पर तबादला ख्याल होता रहा। आज एक भरपूर वफ़द आया था पूरा इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का, और उन्होंने बाकायदा फिर एक दावत दी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को टू बिकम पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और उन्होंने ख़ासी इस पे यानी ज़ोर दिया इस चीज़ के ऊपर कि आपको इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो उस हवाले से फिर शाहिद साहब ने असूली तौर पे 1 पॉइंट एजेंडा पे ये कहा कि अगर तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की, अप होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें तो उनकी एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है बड़े अरसे से कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में मिल के बात करनी चाहिए। खतरा कहाँ से आइन को? जी, आइन को खतरा कहाँ से है? कहाँ से नहीं है? खतरा कहाँ से नहीं है, आप मुझे बताइए। इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, इलेक्टेड पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सब, ये आप लोग पार्लियामेंट में सेनेटर्स बैठे हुए हैं सारे, तो पार्लियामेंट बन जाने से चीज़ें जो हैं वो कोशर तो नहीं हो जाती ना जी। अच्छा, इस वक्त तो सूरत हाल ये है ना कि एक मैंडेट जो है उसका एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। लेजिटिमेसी इन पॉलिटिक्स जो है वो अंडर ह्यूज क्वेश्चन। दैट इज व्हाई यू थिंक कि आइन जो है वो एब्सोल्युटली फिर 26th अमेंडमेंट जिस तरीके से हुई है दैट वाज एंटायरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो मतलब रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में है कहाँ पे? आपकी पूरे मुल्क के अंदर आम आदमी किसी भी अगर महकमे में चला जाए, वो अगर बाअसर है तो उसका काम हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ के नाम की तो कोई चीज ही नहीं। और आइन के तहत अगर सब कुछ हो तो मुल्क में सब कुछ अच्छा होगा, यकीनन। इस पे कोई नहीं है। बैरिस्टर दानियल चौधरी एजेंडा है जिसके ऊपर ये आज की डेलिब्रेशन थी। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब, अगर इस पर भी आप कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा कि क्या वाकई आइन को कोई परेशानी है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो डेडलाइन दे रहे हैं कि 7 दिन में अगर कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात जो हैं वो फारिग हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत तैयार है कमीशन बनाने के लिए? देखें, अगर तो ये समझते हैं कि रोज़ ब्लैकमेल करके और प्रेशराइज करके और इस तरह चीज़ें करके ये चीज़ें आगे चलाएंगे तो यूँ तो नहीं चल सकती। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बैठ के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बैठ कर चीज़ों के ऊपर बात भी की जा रही है। देखिए, आप चीज़ों का हल जो है वो मेज़ पे निकलता है, वो कंसेंसस के साथ ही निकलता है, और सैनिटी जब तक प्रिवेल नहीं करेगी तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अगर कोई ये सोचे कि जलाओ गिराओ, नफ़रत, तफरीक, आग लगाने की बात से और प्रेशर करने के बाद और सिविल नाफरमानी और ये सारा कुछ उन्होंने करके देख लिया है, इसमें नुकसान इन्होंने मुल्क को ही पहुँचाया और आगे भी यही चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। लेकिन क्या इनसे इनका पॉलिटिकल कोई हदफ या गोल मीट होगा? तो उसका जवाब है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये अभी तक सेंसिबली हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें सेंसिबली चलेंगे और मफाहमत से रास्ते का हल निकालेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, मुझे ये बताएं कि ये आपके पार्टी के अंदर से डिफरेंट व्यूज़ हैं। शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि इट्स लाइक आप मुज़ाकराती अमल जो है वो कुछ मतलब इसकी अहमियत ख़त्म हो गई है इस फैसले के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अल्लाह की आदत फैसला किया। बैरिस्टर अली गौर साहब ने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन शर्त लगा दी।
31 जनवरी की पहले एक डेडलाइन है, फिर अब 7 दिन की एक और शर्त लगा दी है, तो टेबल पे बैठ के तो चलते रहते हैं ना, बातचीत तो चलती रहती है। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स जो है ना उसका कॉन्शियस जागता है और उसको आप कहते हो कि यार आपको पता है कि आपसे कोई गलत काम करवा रहा है और ये करवा लिया और आप नहीं बताते हो, तो यू आर पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे एक कमिश्नर साहब थे पिंडी के, उनका ज़मीर जाग गया था, सुप्रीम कोर्ट की बेसिस पे शायद जाग गया होगा, उन्होंने आके बताया। आपको पता है वो कमिश्नर साहब कहाँ हैं? वो खैर आफियत से होंगे। ये इसी गवर्नमेंट ने ना, देखिए चोरों ने उनको उठा दिया, इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने ये कहा। सर मुज़ाकरात की तरफ आए सुन लेना, मैं आपको बता मेरी बात आगे देखिए सर, लेट्स सी। नहीं देखिए ना, एक मिनट आ जाए, फॉरवर्ड लुकिंग की तरफ देखें। आपकी गाड़ी में जो फॉरवर्ड होता है उसके साथ बैक व्यू मिरर्स भी होते हैं, आपको पता होता है कि पीछे से कौन आ रहा है, किस किस्म की चीजें। तो फॉरवर्ड एक्सीडेंट्स नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन जब आप लोग देख ही नहीं रही हो, आप देख ही नहीं रहे हो कि आप किधर जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि पीछे क्या चीज़ है, आप क्या बात करते हो। नंबर 2, अभी जैसे बात हुई थी उसकी आइन की बात कर रहे थे, वो कहते हैं आइन बिल्कुल ठीक ठाक है। केड़ा आइन? 26वीं तरामीम में जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, उसका आपने सत्यानाश कर दिया। कहा था कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने हमें होल्ड ऑन उसके बाद जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज, मैं उसी पे भी आ जाता हूं। उन्होंने जो मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुसव्वदा दिया था, उसमें जो चीज़ें थी उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, अगर आप उस एज को हटा दो तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती। वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस मंसूर अली शाही रहेंगे। हमें जो मुसव्वदा मिला था जिसपे हमने एग्री किया था उस पर यह लिखा हुआ था। आप मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा हुआ है, बिलावल भुट्टो ने खुद कहा हुआ है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, नुकसान इनका है, नुकसान इनका है। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कहा कि सेनेटी वुड प्रिवेल और इंशाल्लाह टेबल पर बैठे रहेंगे, बात करेंगे। नुकसान कैसे इनका? देखिए सेनेटी, इन लोगों को तो मतलब इन लोगों के तो ये याद रखिए, ये वो लोग हैं जिनको एफिडेविट में कहा गया इन लोगों के दिमाग खराब है, किसी ने कुछ जमा किया, किसी ने कुछ किया हुआ है। ये भी वही है ना। अब आप इनके साथ क्या सेनेटी की बात करेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझसे पूछते, मैं ये समझता हूँ ठीक है, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आप ज़रूर बातचीत करो, लेकिन आई नो ये नियतन ख़राब लोग हैं। सही, ये नियतन ख़राब लोग हैं। इन्होंने हमेशा ये किया। और एक बात और बात बता देते, जिस लिहाज से इन लोगों ने इस पूरे केस में खटक साहब और बाकी लोगों को लिया ना, बिल्कुल इसी तरीके से जो हुदैबिया पेपर मिल था उसी लिहाज से वहाँ पे ये अपने इसहाक डार साहब ने भी बयान दिया था। ये सारा का सारा ड्यूरेस उसमें है। अगर आप मुझसे पूछे हुदैबिया पेपर मिल, ये सारी चीज़ें आपको सारी उसमें जो चेक हैं वो आज बिल्कुल ठीक हैं, उसके पूरे एक एक चीज़ पता है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया था। ठीक, लेकिन दैट इज व्हाट इट इज। इन लोगों ने एक एक और चीफ जस्टिस को मिला के क्या अभी पता चल रहा है ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि क्या होगा। और आपको ये याद रखना, सच सही और झूठ दोनों नहीं छुप सकते। सही बिल्कुल। हसन रजा पाशा साहब, एक चीज के एक फैसले में यह भी आया है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अलकादर ट्रस्ट के तहत जो यूनिवर्सिटी है उसको अपने कब्जे में ले ले। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब कहती हैं कि अब वो मेरे अंडर कंट्रोल आ गया और वहां पे अब दीन और दुनिया की दोनों की तालीम दी जाएगी। तो टेक्निकली फैसले के अगेंस्ट है ये स्टेटमेंट? देखें ज़मीर साहब, बात ये है कि ये नैब ऑर्डिनेंस में है कि अगर ये प्रूव हो जाता है एविडेंस के बाद कि फलां प्रॉपर्टी वो अनफेयर मींस के साथ हासिल की गई है और उस मनी से, उस लूटेड मनी से जो कि उस केस में जिसकी बेसिस पे नैब का केस बना है, तो फिर वो हुकूमती तहवील में देने की ऑर्डर हो सकता है उसी जजमेंट में। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि नारकोटिक्स का कोई केस हो ना, अगर नारकोटिक्स का, जी सर, और उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसको भी कन्फिस्केट करने की तो जो प्रोविजन है उसमें पंजाब गवर्नमेंट नहीं ले सकती ना, क्योंकि वफाक के लिए ऑर्डर किया गया। देखिए ये उसमें हुकूमत की तहवील, अब हुकूमत क्या डिसाइड करती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।